बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 11 प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का अगला प्रोसेस है परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। लेक्चर 33 क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके इनपुट टूल टेक्निक्स को एक नज़र देख लीजिए यहाँ पर, और आगे इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो समझने वाली चीज़ें, उसको यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक चीज़ ज़रूरी बात यह है, जो पिछले प्रोसेस में आइडेंटिफाई रिस्क में हमने सारे रिस्क इवेंट्स आइडेंटिफाई किए। हमें लगता है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम को लगता था, स्टेक होल्डर्स को लगता था, हमारे वेंडर्स को लगता था ये इवेंट्स आकर होने के चांसेस हैं। हमारी नज़र में, हमारे एक्सपीरियंस से ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं। हर इवेंट को डील करना, हर इवेंट को सीरियस लेना, हर इवेंट के लिए रिस्पॉन्स डिज़ाइन करना, दिस इज़ वेरी टू मच एक्सपेंसिव प्रोसेस, not only in from the cost perspectives but also from the time perspectives। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी रिसोर्स लगते हैं हर इवेंट के लिए। आप अगर रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करने शुरू कर दें, ये हम देखेंगे। अगला जो प्रोसेस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें देखिएगा कि कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आप हर इवेंट को सीरियस ले रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि यार आपने बताया है, अगर मैं आपको सिंपली अगेन एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द रिस्क एग्जैक्टली, व्हाट द रिस्क इज़, क्या होता क्या है रिस्क। रिस्क एक ऐसा इवेंट है जिसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ चांसेस होते हैं, हो सकता है ये आकर हो जाए, नहीं भी हो सकता। अच्छा, हो सकता है कितने % हो जाएगा, ठीक है, हो गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसकी दूसरी चीज़ होती है इम्पैक्ट। इनफैक्ट द रिस्क इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स इम्पैक्ट। अगर ये इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितने % होने के चांसेस है, अगर हुआ तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को। हमने फोकस करना है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को। मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी पूरी तवज्जो है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर आप पूरा फोकस रखिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये की पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट में हम यही देखते हैं, जो आप लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई किए सबके, अब उसके क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना है। हम ये देखते हैं इसमें उस रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट कितनी ज़्यादा है, किन किन रिस्क को हमने सीरियस लेना है, किन किन रिस्क को हमने मीडियम लेवल पे रखना है, किन रिस्क को हाई लेवल पे रखना है, किसको मिनिमम रखना है, किसको हमने सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखना है, जिसको हम सिर्फ देखेंगे यार हो कहीं आकर ना हो जाए। आज तक कभी हुआ नहीं ऐसे, लेकिन चलें इसको सामने रखते हैं, हो सकता है वो भी जाए। इसका कंप्लीट एक हम चार्ट भी आके डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस सब्जेक्टिव एनालिसिस है, जिसमें हम हर रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट पे फोकस रखेंगे इस प्रोसेस में। एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हमने आइडेंटिफाई किए रिस्क अपने, उनको सीक्वेंस नंबर दिया, उनके सोर्सेज डिफाइन किए, कहाँ कहाँ से रिस्क आने के चांसेस हैं। हमने बताया यार ये सोर्स हो सकते हैं, ओके फाइन। अब ये जो सोर्सेज थे उनमें कितने आपने आइडेंटिफाई किए रिस्क जी। कॉस्ट पे हमने 50 रिस्क इवेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, स्केजल में इतने रिस्क हैं, स्कोप में, इसको सॉरी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इतने आइडेंटिफाई हुए, यहाँ पे इतने, ओके फाइन। तो ये 250 रिस्क, तो यहाँ पे हम 250 रिस्क को इम्पोर्टेंट समझते हुए, मोस्ट सिग्निफिकेंट समझते हुए 250 को हम सम अप करते हैं। यार इन सोर्सेज से, इन कैटेगरी से ये जो रिस्क हैं इन्हें हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, ठीक है जी। किस बेस पे आप सीरियस ले रहे हैं इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी, हमने कहा कॉस्ट में 50 आ रहा है, तो आप 50 में कैसे कैटेगरी करें। इसमें जो हाई सीवियर हैं, जिनको जो रिस्क हैं, जिसको हमको, जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कह रहे हैं हाई रिस्क जो है वो 10 है, मीडियम 30 है, लो है 10। तो ये हुए 50 हमारे पास। स्केजल में कितने हुए, स्केजल में हमारे पास 5, 15 और 30 जो हमने पीछे यहाँ पे डिफाइन किए। यहाँ हर कैटेगरी से इतने इतने रिस्क आए, उनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं हाई, मीडियम और लो लेवल पे, कि इन रिस्क में हम हाई कितने कंसिडर कर रहे हैं, मीडियम कितने कर रहे हैं और लो कितने कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, ये किसने डिफ़ाइन किया कि ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है, ये कौन डिफ़ाइन कर रहा है। देखें, ये जो काम जो बंदा कर रहा है इससे रिलेटेड, जो कॉस्ट का एक्सपर्ट है, वो कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें कैटेगराइज करेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस वैलिड इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपके पास है, आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है, आपके पास लिटरेचर रिव्यूज़ होते हैं,
हर बंदे को अपनी फील्ड के रिस्क को का बहुत अच्छी तरह पता होता है। जब हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसी टाइम हमें पता होता है इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में। जिस तरह का हम डिज़ाइन लेकर आए हैं, इसमें वीकनेसेस क्या है, इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसमें कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से माइनस पॉइंट्स हैं। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है जिस तरह की डिप्लॉयमेंट होने जा रही है। तो हमने जिस तरह आपसे पीछे जितना डिस्कस किया उनको सामने रखते हुए हम कहते हैं आप जिस तरह प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है उसको सामने रखते हुए हमारे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में इस कैटेगरी से रिलेटेड इतने रिस्क हो सकते हैं और उसमें इतने हाई हैं, इतने मीडियम हैं, इतने लो हैं। फाइन, डन। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी फुली। तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि उसका इम्पैक्ट हाई को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। आपने हाई डिफ़ाइन किया, हाई से आपका क्या मतलब क्या है आपका। हम कहते हैं वो सारे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% से ज़्यादा है, ये सारे वो इवेंट्स हैं जिनके चांसेस ऑफ अकरेंस 70% से भी ज़्यादा हैं। इट मीन 70% इज़ वेरी बिग अमाउंट, काफ़ी क्लोज टू द फैक्ट, नियर टू द फैक्ट आ रहा है कि आप 1 से काफ़ी इक्वल हैं। याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.5, 0.9 और 1 मीन्स फैक्ट। अगर आपने हाइट से कोई एग फर्श पे फेंका, डेफिनेटली वो टूटेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी 1 होगी, डेफिनेटली वो आकर होगा, टूट जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं हाई का वो इवेंट्स जिनके आकर होने का, जिनके ज़ाहिर होने का 70% से भी ज़्यादा चांसेस है, उन्हें हम कैटेगराइज कर रहे हैं हाई। टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे, कॉस्ट कितनी होगी, उसका स्कोप क्या होगा, इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये स्केल हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। फिर वेरी हाई था, फिर हाई में क्या रेंज रहेगी प्रोबेबिलिटी की, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, कॉस्ट क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसका इम्पैक्ट किस किस जगह पे पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट को। मीडियम आप किसे कह रहे हैं, लो किसे कह रहे हैं, लो और वेरी लो किसे कह रहे हैं, उसका कौन सा स्केल आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन किया है। अभी प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा। यहाँ के लिए ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। आपने जो आइडेंटिफाई की है रिस्क, अब आता है नेक्स्ट वन, इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। इसमें हम फिर ड्रॉ करते हैं कि जो इवेंट्स हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं उसे हम करते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल पर और इम्पैक्ट के स्केल पर उसे जो है जॉट डाउन करते हैं। आपने थ्रेड्स कितने आइडेंटिफाई किए और अपॉर्चुनिटी कितनी डिफाइन की, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनका मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हाई, इस पे हमने काम करना है, इसका आकलन होना ज़रूरी है। हमारी कमिटमेंट हुई है कि हमने 12 महीने में नहीं 10 महीने में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। 10 महीने में कंप्लीट हो गया तो मुझे प्रोजेक्ट की हाई वैल्यू दी जाएगी, उसका रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास ज़्यादा आने वाला है अगर मैंने इसे कंप्लीट किया। ऑन द अदर हैंड अगर ये मुझसे लेट हो गया तो ये तो थ्रेड्स में चली जाएगी बात। प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी वो इवेंट जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, ये आपसे कमिटमेंट नहीं हुई कि ये आपको दिए जाएंगे, आपको आपकी अमाउंट से ज़्यादा दी जाएगी। हाँ, अगर आप किसी माइलस्टोन को, आप किसी परफॉर्मेंस लेवल को अचीव कर लेते हैं, इन दैट केस आपको ये वाली जो फैसिलिटीज़ है वो दी जा सकती है। तो अपॉर्चुनिटी को इन दैट कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है। अपॉर्चुनिटी मींस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अगर आप कोई परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हैं तो उसके बिहाफ पर आपको कोई रिवार्ड दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं हाई, उसका हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरह थ्रेड्स में हम ये कह रहे हैं अगर ये इवेंट आकर हुआ तो मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को बहुत डैमेज करने वाला है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इम्पैक्ट हमने ड्रॉ किया और उसकी प्रोबेबिलिटी ड्रॉ की, तो हम उनको एक कलर के कलरफुल पॉइंट्स से, कुछ कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए अब ये चीज़ आप किसी के सामने रखें तो आप कहता है यार ये रेड वाली क्या चीज़ है, सर ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत सीवियर है, अगर ये आकर हुए तो आपकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस पर। और ये ग्रीन क्या है, ग्रीन मीन्स लो इम्पैक्ट, इनकी प्रोबेबिलिटी भी कम है और इनके जो इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे रहेगा वो भी कम है। ठीक, यहाँ पे हमें बहुत क्लियर हो गई पिक्चर हमारे पास कि हमने जो ये रेड एरिया है इसको मोर फोकस में लेकर आना है, इन इवेंट्स को। बाकियों पे हमने कैसे डील करना है दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन ये जो इवेंट्स आने वाले हैं इनको हमने काफ़ी सीरियस लेके आगे प्रोसेसेस में आगे इनको सेटल करना है, इन इवेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के लिए। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली बात, ये जो सारी आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की, सीनियर मैनेजमेंट आपसे पूछता है ये जो इवेंट्स और थ्रेट्स और प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट आपने जिस डाटा की बेस पर आइडेंटिफाई किए
वो कितने हद तक वैलिड है। तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन रिस्क को कितने हद तक समझ रहा है, किस बात को आप रिस्क समझ रहे हो, आपकी डेफिनेशन में रिस्क क्या है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझाना मुश्किल होती है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ को वो नहीं मानते, कहते सर जी जो रिस्क हैं वो थ्रेट्स ही होते हैं, अपॉर्चुनिटी इज समथिंग एल्स। ये समझना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल रहता है। यहाँ पे भी आपकी बात अपनी जगह पे बेहतर ठीक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहती है आपने अपॉर्चुनिटीज़ को भी उसी तरह डील करना जैसे आप थ्रेट्स को डील कर रहे हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट है, आपने इसको लेके चलना है। तो आप रिस्क को कैसे समझ रहे हैं। अक्सर यही गलती की जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्रेट्स को नज़र में रखते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में कोई अपॉर्चुनिटीज़ देखते ही नहीं है। आपको पूरा प्रोजेक्ट एक चैलेंज नज़र आता है, पूरा प्रोजेक्ट एक लिमिटेशंस कंस्ट्रेंट्स के अंदर नज़र आता है। यार ये जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया इसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं, ये तो फुल कंस्ट्रेंट से भरा हुआ है, चैलेंज से भरा हुआ है। ज़रा गौर से देखिएगा, आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपने प्रोजेक्ट को ऐसा प्लान कीजिए जिसमें से आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको अचीव कर सकें। ये काम हम बिल्कुल बिल्कुल भूल जाती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारा। जब भी रिस्क से मैनेजमेंट से बात आती है हम सिर्फ थ्रेट्स को देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते। आइडेंटिफाई करें आप रिस्क को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। आपका अवेलेबल डाटा कितना वैलिड था रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, कितनी क्वालिटी का डाटा आपके पास था जिसकी बेस पे आपने ये स्केल डिफाइन किया। हाई क्वालिटी की था, बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स ने इसको डिफाइन किया, आपने कंसल्टेंट्स को पे किया काफ़ी हाई इसके लिए, तो डेफिनेटली ये बात काफ़ी मेच्योर है आपके लिए, बहुत कीमती डाटा है। अभी आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस बात को समझें। इसमें वो सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को डैमेज करने वाले हैं। ये वो सारे इवेंट हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को डैमेज करेंगे। तो क्यों ना इन सारे इवेंट को आकर होने से पहले ही हम सेटल कर लें, इसकी ट्रीटमेंट कर लें। ये है इम्पोर्टेंस इस प्रोसेस की। आपका जो डाटा है कितना रिलायबल है और इंटेग्रिटी कितनी है। तो मज़ीद ट्रीटमेंट जाने से पहले हमने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जो रिस्क मैनेजमेंट से अभी तक का डाटा जो आपको दिया गया उसकी क्वालिटी असेसमेंट आप अच्छे से कर लीजिए। अदरवाइज़ ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी चला जाएगा। काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ। हम काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को समझने में, लेटर ऑन हमें पता लगे कि जो भी आपने इवेंट्स आइडेंटिफाई किए थे वो सारे फेक थे, वो तो सारी एजम्पशंस थी। हमने सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस देखा, उसका तो रियल प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक ही नहीं था इन इवेंट्स का। इन दैट केस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम बिफोर कि हम इस पर मज़ीद टाइम और मनी और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें इन इवेंट्स पर, उस रिस्क से रिलेटेड डाटा की इंटेग्रिटी और उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्वालिटी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रिस्क पैरामीटर असेसमेंट देखी जाएगी, उन इवेंट्स की अर्जेंसी कितनी है, कितना जल्दी हमें उन रिस्पॉन्स चाहिए उन इवेंट्स को। बाज़ इवेंट्स उनको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ये जो अभी काम शुरू होने वाला एग्जीक्यूशन का पहला पार्ट है, उसमें ये रिस्क बहुत ही एक्सपेक्टेड टू बी हैपन है। इसके लिए कोई रिस्पॉन्स प्लान है हमारे पास, नहीं है तो इमीडिएटली कोई डिज़ाइन कीजिए उसके लिए। और ऐसे इवेंट्स हैं जो बाद में हो सकता है आकर हों, लेटर ऑन कहीं टेस्टिंग फेज़ में, कहीं डिप्लॉयमेंट फेज़ में लेटर ऑन, तो इन दैट केस वहाँ पे डील कर लेंगे, उसके लिए अलग से रिस्पॉन्स डिज़ाइन किया जाए। अर्जेंसी कितनी है, डॉर्मेसी होता है, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, कब से कब तक वो इवेंट आकर हो सकता है और प्रोजेक्ट के किस फैक्टर, किस जगह पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉर्मेसी डिफाइन करेंगे हम उन रिस्क की। मैनेजेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितनी है उस रिस्क के इवेंट को हैंडल करने की, जब भी वो आकर होगा कितना मैनेजेबिलिटी उसकी, कितने हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई फायर, कोई ऐसा इवेंट हुआ जहाँ पे बिल्कुल आग ही लग गई, कैसे मैनेज करेंगे उसको, कितना डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना, वो यहाँ पर हर इवेंट को हम डिफ़ाइन करेंगे। आपके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट कितना है हर रिस्क इवेंट को, आपके प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स, हाई लेवल जो गोल्स हमने डिफाइन किए हैं, उसको इवेंट्स कितना इम्पैक्ट, कौन कौन सा रिस्क इवेंट उसको इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। डिटेक्टिबिलिटी कितना ईजी है उन इवेंट्स को आकर जब वो रिस्क आकर होंगे, कितना ईजी है उसको आइडेंटिफाई करना। बाज़ रिस्क के रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। रूट कॉज क्या है, आपकी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी इंतहाई वीक है। भाई वीक क्यों निकली, हम तो ऐसा नहीं समझ रहे थे। अब रूट कॉजेज़ पे जाते हैं कि यार वजह कहाँ से आई, हमारे वर्कर्स हैं, हमारी मशीनरी है, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारा रॉ मटेरियल है, मसला कहाँ से आया। ट्रेस डिटेक्टिबिलिटी देखेंगे उसके, कितना ईजी है डिटेक्ट करना। अक्सर एक रिस्क का दूसरे
इवेंट्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक बात अगर आपकी, जैसे हमने पहले भी बात की थी, मुझे याद पड़ता है, जहाँ पे हम कह रहे हैं वेरिएबल रिस्क हैं और एक है नॉन वेरिएबल। जैसे मैं आगे भी इसको डिस्कस करूँगा, जो कनेक्टिविटी, जैसे अगर आपकी सेल, फॉर एग्जांपल सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी स्केल आपके टारगेट से काफ़ी नीचे चली गई है, आप अपने सेल के टारगेट को नहीं अचीव कर सकते, अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आएगा? अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपके सारे एम्प्लॉयज़, आपके सारे प्रोजेक्ट की जितनी भी रिस्क, जो फाइनेंशियल सोर्सेज थे, फाइनेंशियल जो उनकी स्टेबिलिटी थी, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनका एक रिस्क का दूसरे जगहों पर भी उसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, अब हम लेट हो चुके हैं, लेट होने की वजह से आपके सारे इवेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के सारे जो प्रोसेसेस हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, डेफिनेटली वो सब के सब इम्पैक्ट पड़ेगी। तो वो कनेक्टिविटी बताएंगे या डिफाइन करेंगे इस रिस्क की बाकी इवेंट्स के साथ क्या कनेक्टिविटी है, इसका उनके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है या ये डायरेक्टली कनेक्ट हैं और इवेंट से भी। कितना शॉर्ट, कितना क्विक रिस्पॉन्स हमें चाहिए, प्रोक्सिमिटी कहते हैं किसी इवेंट के, कितना जल्दी क्या कर हो सकता है, इस इवेंट की प्रोक्सिमिटी है, उसका असर होगा किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। तो हर इवेंट के अगेंस्ट हमने ये पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। बेहतर होता है आपका प्रोजेक्ट शॉर्ट है, देखिए कंपलसरी नहीं कह रहा मैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहता है कि आप जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक को डिस्कस करते हैं तो एक बड़े प्रोजेक्ट को अपने सामने रखें और एक सेंसिटिव नेचर के प्रोजेक्ट को सामने रखें। अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट को सामने रखेंगे तो प्रोजेक्ट, इन सारे जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी डिफाइन की यहाँ पर, उसकी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ क्लियर होगी। हर रिस्क के अगेंस्ट हमने ये फैक्टर्स डिफाइन करने हैं। देखिए आउटपुट क्या आता है हमारे पास, आउटपुट हमारे पास मोस्टली रिस्क रजिस्टर्स ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव से हमें क्या मिलेगा, इजम्पशंस लॉ। क्वालिटेटिव से हमारे पास सामने हो गया, आ गई बात कि जो हमने कैटेगराइज किए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें तो हमारे सामने आ गई, हाई जो कैटेगरी के लिस्ट थे, और बाकी चीज़ जिनको हम एजम्पशंस समझ रहे हैं, जो चीज़ एजम्पशन में आई जाती है उसे एजम्पशन लॉग में रखेंगे, कुछ चीज़ों को इशू लॉग्स में रखेंगे। रिस्क रजिस्टर्स डेफिनेटली अब यहाँ पे अपडेट होंगे। इस अपडेट्स में क्या आएगा, देखें रिस्क रैंकिंग आ गई, हमने प्रोजेक्ट को रैंक कर लिया कि यार पिछले प्रोजेक्ट की रैंकिंग कुछ और थी, अब इस प्रोजेक्ट की क्या है, और इसे कंपेयर करेंगे अदर प्रोजेक्ट के साथ भी। यार मेरे पास 4-5 ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, इस प्रोजेक्ट की रैंकिंग रिस्क के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा जा रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट काफ़ी रिस्की है, वाई नॉट शुड आई प्रेफर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यार दूसरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं प्रेफर कर रहे जब इतने रिस्की प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी रैंकिंग मिलेगी आपके प्रोजेक्ट्स को क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट में, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में। होपफुली आपको बात समझ में आ रही है। रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन हम हाई प्रायोरिटी के रिस्क को यहाँ डिफाइन करें जिनकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, आपके सामने आ गया। रिस्क के पैरामीटर्स के असेसमेंट का रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि हमने जो रिस्क असेसमेंट की, जो रिस्क थे उनकी बेस क्या थी, उसकी इंफॉर्मेशन क्या थी, वो हमने डिस्कस किया अभी कि उसके पैरामीटर्स हम असेस करेंगे। जो हमने कैटेगरीज, मजीद कैटेगरी भी यहाँ डिफाइन हो सकती हैं, पीछे भी हमने प्लान रिस्क मैनेजमेंट में कैटेगरी डिफाइन की थी, क्वालिटेटिव में नए रिस्क कैटेगरीज हमारे सामने आ सकती हैं। एडिशनल ऐसे रिस्क जिसकी मजीद एनालिसिस की ज़रूरत है इन रिस्क को कंसिडर करने के लिए, उसके लिए अलग से रिस्पॉन्स डिज़ाइन करने की अगर ज़रूरत है तो इसी प्रोसेस में वो हमारे पास सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी बात की रिक्वायरमेंट, ठीक है फाइन। नॉन क्रिटिकल रिस्क, वो सारे रिस्क, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई ऐसे रिस्क हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, लो कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसको हम सिर्फ वॉच लिस्ट पे डालेंगे, हमने कहा यार हम इस पे जहाँ पे माइनर इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के किसी एरिया पे माइनर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, उनको वॉच लिस्ट पे रखेंगे, इग्नोर नहीं कर रहे। उनके इवेंट्स के जो टाइम फ्रेम है, जो अक्रेंस का फ्रेमवर्क है, अक्रेंस के जो मेन स्पॉट्स हैं उन पे नज़र ज़रूर रखेंगे, वो वॉच लिस्ट में ज़रूर रहेंगे। हमें क्या पता, जैसे हम हल्का समझ रहे थे, जैसे हम लाइट समझ रहे थे, रियल एग्जीक्यूशन में भी वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, प्रोबेबिलिटी है इस बात की भी। जिसे आप हल्का देख रहे थे ये लाइटर रिस्क है, वो लाइटर है कि नहीं है तो एग्जीक्यूशन में, रियल इन्वायरमेंट में पता लगता है। जनाब अभी यहाँ पे हम एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने जो अपने प्रोजेक्ट में डिस्कस बनाया था हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, एक हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसमें जिस हमने डिफ़ाइन किया ये ISO 27001 के स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए यहाँ पे आप एक स्केल डिफ़ाइन करेंगे इस जगह पे।
अब ये कस्टम मैं अपने प्रोजेक्ट की एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग से डिज़ाइन करेंगे और अपने प्रोजेक्ट की नेचर को सामने रखते हुए उस पर काम करेंगे उससे। यहाँ पे स्केल डिफाइन कीजिए कि लाइकलीहुड हाई है तो हाई से आपका मतलब क्या मतलब हाई किस तरह कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, मीडियम को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन बताइए, लो को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उनको एक स्केल पे हम डिफाइन करेंगे कि लाइकलीहुड को हम हाई को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, किस पॉइंट से किस तरह आप डिफाइन करें मीडियम को और लो को, और कलर जो लीजेंड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ डिफाइन करेंगे, यार इस कलर का ये मतलब, इस कलर का ये। रैंकिंग इम्पैक्ट्स को क्या रैंक दे रहे हैं और लाइकलीहुड को आप क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है प्रोबेबिलिटी को इम्पैक्ट के साथ, तो उसकी रैंकिंग को जो हम लीजेंड्स कलर दे रहे हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन होगा। उसके बाद जो हम रिस्क डिफ़ाइन करेंगे, ये मैं कंप्लीट वर्नेबिलिटीज़ वगैरह जी ISO 27001 में है ये सब कुछ, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि रियल में जब आप प्रोजेक्ट के रिस्क को डील करते हैं तो उसे किस तरह किया जाता है। तो उसके जो इवेंट्स जो फाइनली हमारे सामने जो पिक्चर आती है कि उसमें किस रैंक पे आप देख रहे हो, उसको लो देख रहे हो, मीडियम देख रहे हो, और मीडियम किस बेस पे आपने कह दिया मीडियम है, उसके पीछे काफ़ी काम किया जाता है। ये बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे गैस नहीं किया जा सकता जिसे हम पैडिंग कह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये पैड का काम नहीं है कि यार मुझे लगता है इसकी ज़्यादा नहीं, लगता नहीं भाई। सॉलिड बैकग्राउंड दीजिए हर अपनी स्टेटमेंट की। आपको लगता है ये इवेंट ज़्यादा है तो क्यों लगता है, किस बेस पर, उसके पीछे काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, इसका ये फैक्टर हो सकता है। तो फाइनली हम कहते हैं यार इस बात को, इस इवेंट को ज़रूर कंसिडर कीजिए और इसके लिए कोई कंट्रोल ज़रूर सजेस्ट करें। आपके लिए यहाँ तक काफ़ी था इसके लिए। तो यहीं पर हमें पता लग जाएगा अगर आपकी प्रोजेक्ट के जो आउटपुट आ रहे हैं, हमने देखा कि मोस्टली रेड एरिया में आ रहे हैं, मोस्टली दिस एरिया में आ रहे हैं, तो आप उसमें क्यों फंसना चाह रहे हैं भाई। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है डील करने की तो आप अपने उस प्रोजेक्ट को क्यों उठा रहे हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिस्क की पिक्चर यहाँ क्लियर हो जाती है, यार ये प्रोजेक्ट काफ़ी रिस्की है तो क्यों उसमें इतना आप खपने जा रहे हैं, काफ़ी आपके लिए रिस्की हो सकता है। यहीं पे हम डिसाइड करते हैं शुड वी कंटिन्यू और टर्मिनेट, यहाँ डिसीजन लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं। हम देखें यहाँ तक बहुत पीछे काम कर चुके हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हम कर चुके हैं, यहाँ आके आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कंटिन्यू करें कि टर्मिनेट करें। यही इसलिए मैं बार बार पिछले चैप्टर्स में कह रहा था कि कोई भी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ ना लें। यही बात मैं समझाना चाह रहा था। इसके बाद एक और सीक्वेंस आती है क्वांटिटेटिव रिस्क में एनालिसिस होता है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इसके यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि हमें रिस्क रिस्पॉन्स पे डायरेक्ट जंप करना है या रिस्क क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जाना है। यहीं पे हमें यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की नीड्स को, अर्जेंसी को देखते हुए, करंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस पे चले जाएँ या डायरेक्ट प्लान रिस्क रिस्पॉन्स पे चले जाएँ। मोस्टली ऐसा भी देखा गया है कि प्रोजेक्ट्स में आइडेंटिफायर रिस्क, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को एक ही जगह पे डील किया जाता है और उसके फ़ौरन बाद रिस्क रिस्पॉन्स को डिज़ाइन किया जाता है मोस्टली प्रोजेक्ट में। इट्स अप टू यू, लेकिन प्रोसेस को समझना, उसकी सीक्वेंस को जो PMI ने रिकमेंड किया आप उसके थ्रू जाएंगे कि क्वालिटेटिव के बाद हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से डील कीजिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा लेक्चर था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। नेक्स्ट जो चैप्टर नॉलेज है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।